चलिए ठीक है, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। और अब स्क्रीन पे अ, आपका फॉर्म दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है सबको एक एक करके एसएससी जीएसटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या इश्यूज है उसको संतोष सर एड्रेस करेंगे। जी संतोष। जी, जय हिंद, गुड इवनिंग। और आप सभी का आज के इस सेशन में विशेष सत्र में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग एसएससी के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और हमारे कई बंधु जो हैं, कई दोस्त जो हैं, कई सिस्टर्स जो हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं से का सामना कर रहे हैं। लेकिन मोटी मोटी जो बातें हैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे। ओके, चलिए। देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए मैं बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट आपकी अलग अलग स्टेट्स में कहीं 3 साल के लिए वैलिड हो सकता है, कहीं 1 साल के लिए वैलिड होता है। फिलहाल जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो आप लोग उन बातों को भूल जाइएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पर्टिकुलर फाइनेंशियल के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 5.4, पहली बात कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, सबके लिए जो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं या कोटा अगर क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है एज ऑन 25 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024 के पहले इशू हो जाना चाहिए। इट मीन्स, अच्छा, और 5.6 पैरा जब 5.6 पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा रहता है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी अलग अलग है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक साथ में बता देता हूँ और एससी एसटी के लिए एक साथ मैं बता देता हूँ। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस पहले। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्या है कि आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, आई मीन जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन है आपके इनकम से। और चूंकि इनकम जो है हर एक फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता घटता रहता है, इसी वजह से यह लिखा जाता है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 23-24 के इनकम के बेस पे बन रहा है तो कब बनेगा? 1 अप्रैल 2024 के बाद बनेगा, अर्थात। और जो ही और वही चाहिए इसमें। आप नोटिफिकेशन का पैरा 5.6 जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 24-25। और ये किस बेसिस पे बनेगा? तो ये बनेगा इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, अर्थात ये तभी बनेगा जब 1 अप्रैल 31 मार्च, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड तभी होगा जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 अगस्त 2024 के बीच में बना हो। 5.4 और 5.7 तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट पिछले फाइनेंशियल में बनवा चुके हैं, जनवरी में बनवाया है, फरवरी में बनवाया है, या पिछले साल 2023 में अप्रैल से लेकर के और इस साल 24 में मार्च तक के बीच में किसी भी डेट में बनवाया है, कृपया आप लोग नया सर्टिफिकेट बनवा लें, अर्थात अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लें। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, जितने भी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, आप हमेशा आप प्रैक्टिस में डाल लें कि आप हर साल अप्रैल मंथ में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करा लें, सो दैट कि अगले 1 साल के लिए वैलिड रहेगा आपका सर्टिफिकेट। आपको बीच में किसी भी और एग्जाम के लिए रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फाइनेंशियल ईयर में आप अप्रैल में बनवा लीजिए और पूरे फाइनेंशियल ईयर आप अप्लाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं की बात। एक प्रश्न मेरे पास अभी आया था किसी कैंडिडेट का कि सर, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अगर है हमारा तो काम चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसमें आप नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो इसमें सबसे लास्ट में कुछ एनेक्चर्स दिए गए हैं, कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप कुछ स्टेट में जो भले हिंदी में है
देखिए अंग्रेजी और हिंदी से बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियम सर्टिफिकेट का इंग्लिश में हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वर्डिंग जो है आप जस्ट ये एनेक्चर में जो दिया गया है सर्टिफिकेट, आप उसे वर्डिंग जो चेक कर लीजिए कि वर्डिंग सेम है ना। अगर सेम है तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा है कि सर हमारे स्टेट में तो पहली बार जब हम बनवाते हैं तो ये देखिए ये आपका मेडिकल के लिए एनेक्चर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है और ये भी पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, सब्सक्राइब के लिए है एक। एनीवे आप लोग एनेक्चर देख लीजिएगा, अभी जो भी एनेक्चर हो आप देख लीजिएगा कि इस फॉर्मेट से आप टैली कर लीजिएगा अपने सर्टिफिकेट को। अगर इसके अनुरूप है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है वर्डिंग, फिर तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो कृपया आप दोबारा बनवा लीजिएगा। अच्छा, जहाँ पे ऐसा है कि पहले तो ऑनलाइन बनता है, देखिए मैक्सिमम स्टेट हैं जहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रावधान है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो कि उनके स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होता है। ऐसी स्थिति में वो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, पहले वो सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको एक अलग से फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन देने होंगे। और ये वाला जो फॉर्मेट है जो आपके एसएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन के साथ नोटिफिकेशन के साथ एनेक्चर्स में अवेलेबल है। ये देखिए एनेक्चर आपके सामने है, पीडब्ल्यू सॉरी माफ कीजिएगा, बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए है आपके पास एनेक्चर नंबर 8। एनेक्चर 8 जो है ओबीसी के लिए है, ये आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड होगा। तो इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो कृपया करके आप क्या करेंगे, पहले आप अप्लाई करेंगे अपने स्टेट में, पर्टिकुलर जो भी स्टेट है आपका अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ये फॉर्मेट अटैच करना पड़ेगा, और जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है ऑनलाइन में उसका कॉपी अटैच करके और फिर आपको पूरा जो भी संबंधित कार्यालय है वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हर एक राज्य में सभी कर्मचारियों को पता है कि हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो है डिफरेंट है और उनको में इसी फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो आप लोग बनवा लीजिएगा। ये रही बात ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। फिर से मैं दोहराता हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2024 से 25 अगस्त 2024 के बीच। ये तो बात हो गई ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। आई होप कि 100% आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात है एसटी एंड एसटी के लिए। एसटी एंड एसटी के लिए क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट है आप एसटी एंड एसटी के लिए, ये है आपका एनेक्चर नंबर 7। एनेक्चर नंबर 7 में आप बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में आपको केवल सर्टिफिकेट ही बनवाने होते हैं। मध्य महाराष्ट्र में अगर चले जाइए तो वहाँ पे एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी अलग से बनवाने पड़ते हैं। पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, उसके बाद उसका एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अलग से। तो आप स्टेट वाइज देख लीजिएगा। जहाँ तक कॉमन राज्यों का सवाल है, वहाँ पे आपको यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये जो फॉर्मेट है इसमें जो दिया हुआ है वो 2 पेज में है, आप देख रहे हैं 2 पेज में है। और मैंने देखा भी कई कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट साझा किए थे मुझसे दिखाने के लिए कि सर ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो मैंने देखा कि ये 2 पेज प्रिंट करके और उन्होंने साइन कराया है। ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एट द रेट, यहाँ पे एट द रेट, फिर आगे यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। ये देखिए परसेंटेज 2 के साथ, पॉइंट नंबर 2 के साथ परसेंटेज लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 के साथ परसेंटेज लिखा हुआ है, और इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, और स्टार भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सिंगल स्टार हर जगह लिखा हुआ है। तो स्टार तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है स्टार समझना, लेकिन एट द रेट जहाँ पे है उसके बारे में आप समझिए, लिखिए कि प्लीज डिलीट द वर्ड्स विच आर नॉट अप्लीकेबल, प्लीज पुट स्पेसिफिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ये एट द रेट के लिए बोल रहा है, प्लीज पुट स्पेसिफिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अर्थात अब यहाँ पे एट द रेट इतने सारे लिखे हुए हैं,
तो आप पहली बात है कि ये आपके राज्य से संबंधित है कि नहीं? आप बोलिए कि सर हमें कैसे पता है कि आपके राज्य से संबंधित है कि नहीं? कोई बात नहीं, आप वैसे मत कीजिए। आप जो है, आप ऐसा कीजिए कि आप अगर एसटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो आप एसटी वाले जितने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं या फिर एक्ट है, उसको डिलीट कर दीजिए। एट द रेट द कॉन्स्टिट्यूशन विदिन ब्रैकेट शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, इसकी जरूरत नहीं है किनके लिए, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो आप ये पॉइंट नंबर 1 इसको डिलीट कर दीजिए। पॉइंट नंबर ये 3 जो है उसको डिलीट कर दीजिए। इसमें क्या ऐसे, अच्छा फिर आगे भी इस प्रकार अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से लेकर के तैयार किया। ये आपका स्पेशल जो आपके वेबसाइट पे दिए गए जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है, और उसके आधार पर मैंने जो ये बनाया है आप लोगों के लिए फॉर्मेट फॉर एसटी सर्टिफिकेट। इसमें क्या किया हमने कि अब एसटी से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स हैं उसको हमने डिलीट कर दिया। इससे क्या हुआ, इसके फायदे क्या हुए? फायदा ये हुए कि सर ये एक ही पेज में आ गया। ये अब आप देख सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका एक ही पेज में है। एक ही पेज में आपका ये सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। और एक और चीज है इसमें, देखिए परसेंटेज करके जो पॉइंट नंबर 2 है, परसेंटेज पॉइंट नंबर 2, उसका मतलब क्या हुआ है, ये माइग्रेशन के केस में अप्लीकेबल है। और मुझे जहां तक पता है 99% मैं कंफर्म हूँ कि आज के डेट में एससी और एसटी का सर्टिफिकेट जो है माइग्रेटेड के केस में शायद नहीं बनाते हैं। उनका जो ओरिजिन जहां से है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से बनवाना पड़ता है। इस स्थिति में ये परसेंटेज आई मीन पॉइंट नंबर 2 की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्लीज डिलीट द पैराग्राफ विच इज नॉट अप्लीकेबल। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले अगर आप स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी के सारे क्लॉज हटा दिए हमने। पॉइंट नंबर 1 में आपका पार्टिकुलर्स हो जाएगा, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कास्ट का नाम, और वो कास्ट कौन किसमें बिलोंग करेगा, शेड्यूल कास्ट में। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 हमने हटा दिया, तो पॉइंट नंबर यहाँ पे केवल 3 हो गया। सिमिलरली जब आप, ये बात हो गई एसटी के केस में, और जब आप एसटी के हैं तो क्या करेंगे, आप एसटी के हैं जब, तो आप एसटी का डिटेल्स हटा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके एक पेज में बन जाएगा। तो ये एक पेज में जो है, ये आपके जो स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज को प्रिंट करा के, जब आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो अपना एसटी वाला पेज नंबर 2, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो पेज नंबर 3, ये आप प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने रिस्पेक्टिव ऑफिस से, जो भी आपका स्प्रिंग ऑफिस है, वहां से इस पे बनवा लीजिएगा। ये ऑनलाइन, फिर से मैं बताता हूँ कि आपके ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट बने होंगे उसके बेस पे इस पे बनेगा। अर्थात कि पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, आपके स्टेट से ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद पुनः आपको ऑफलाइन में एक एप्लीकेशन लिखने हैं, कंसर्न जो तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर जो साइनिंग अथॉरिटी है उनको एक एप्लीकेशन लिखने हैं। उसके साथ आपको जो ऑनलाइन इशूड सर्टिफिकेट है वो अटैच करने हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करने हैं, सॉरी इशूड कास्ट सर्टिफिकेट है वो अटैच करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का नया फॉर्मेट अटैच करना है, और एप्लीकेशन अटैच करना है, और फिर से उनको सिग्नेचर के लिए सबमिट करना है। उसके आधार पे वो लोग आपको इस फॉर्मेट में साइन करके आपको दे देंगे, और ये आपको रखना है। एससी एंड एसटी के केस में एक चीज मैं बता दूं, बार बार मैं बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपको बार बार हर साल साइन नहीं कराने हैं। एक बार आपने बनवा लिए तो आपको हमेशा के लिए वैलिड है। 2 4 साल, 5 साल, 10 साल की बात ही नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एज ऑन डेट, हम भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। एज ऑन डेट अभी ये किसी इनकम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल ये आपके कास्ट से संबंधित है। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका ये सर्टिफिकेट है, दैट्स ऑल। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट का मेरे ख्याल से सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए। अब आपको नोटिफिकेशन से संबंधित मैं महत्वपूर्ण 2 बातें और मैं बता दूं। एक है आपका फोटो के लिए। फोटो जो है आपको पता है कि पहले हम फोटो अटैच करते थे, इस बार फोटो जो लोग अप्लाई कर चुके होंगे उनको पता है, जिनको नहीं, जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग ध्यान दें कि फोटो जो है आपको अपलोड करना है। कैसे? आपके लाइव फोटो लेकर के। अभी एसएससी का ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में। आप पहले आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सारे पर्टिकुलर्स फिलअप कर दीजिए, सिग्नेचर भी इनफैक्ट अपलोड कर दीजिए,
सिग्नेचर के लिए आप इसमें नीचे जाइएगा तो पेज में लिखा हुआ है कि कितना साइज होना चाहिए, तो किस कलर में होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। उस हिसाब से आप फोटो स्कैन कीजिए और सिग्नेचर स्कैन कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आप क्या कीजिए कि ऐप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल में लाइव फोटो आपको खींच करके अपलोड करना है, मतलब सेल्फी ले करके अपलोड करना है। और उसको कैसे अपलोड करना, उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फोटोज में उस फोटो में आपका कैप नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कैप नहीं होना चाहिए। और जो लोग चश्मा पहनते हैं, जिनको एस्पेक्ट्स लगे हुए हैं, कृपया फोटो लेते समय एस्पेक्ट निकाल करके फोटो लेंगे। पिछले तो 1-2 वर्ष पहले हमने देखे थे कि बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए थे, तो इस प्रकार की गलती आप लोग नहीं करेंगे ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, सिग्नेचर, फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके अलावा और कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न था। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर मेरा एक प्रश्न था। सर ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का निवासी हूँ, तो सर यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट 2 फॉर्मेट में बनता है। एक के फॉर्मेट पे वो अनिवार्य रूप से हिंदी भाषा में ही बनता है, और एक सेंट्रल फॉर्मेट में बनता है, वो अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही बनता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, सेम वही क्लॉजेज होते हैं जो एसएससी के फॉर्मेट में गिवन है एनेक्शन में। तो सर अभी मैं डीवी कराने गया था जीएसआई में, तो मैंने लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट उन्हें दिया था, जो भी सोशल मीडिया के बाद का था। उन्होंने वो ले लिया था, और मैं उसके पहले का भी उन्हें दे रहा था, बट वो कहने लगे कि नहीं, ये 3 साल वैलिड होता है। तो उन्होंने मेरा वो सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला दे दिया था। अब सर बात अभी के एसएससी जीएसटी के एप्लीकेशन की आती है, तो सर जैसे मैं मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, 23-24 का सर। तो अक्टूबर में मैंने बनवाया था। अभी क्या सर मैं उससे उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फॉर्म बनवाना पड़ेगा? रोहित जी, ये मैं इस प्रश्न को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, क्लियर मैं बता चुका हूँ कि अगर आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने अगर सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो कृपया आप पुनः बनवा लीजिए, पुनः बनवा लीजिए। इसलिए कि एसएस इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किन्हीं कारणों से अगर यूजर डिपार्टमेंट आपके कैंडिडेचर को रद्द करता है, आप अगर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या डिफिशियंसी है, अगर रद्द करता है आपका यूजर डिपार्टमेंट, तो इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। एसएससी इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो मेरा सुझाव रहेगा आप सभी से कि इस प्रकार के मतलब समस्या ना आने दें। आपके पास अभी समय है, आप बनवा लीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए, तो अब आगे हम जो आज का सत्र है उसको हम जारी रखेंगे। प्रश्न अगर आपके पास कुछ और का। सॉरी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब सर, ये क्वेश्चन है सर मेरा। जी। सर मुझे थोड़ा सा इसकी जानकारी चाहिए सर। एक सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है सर, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सर 3 इयर्स लिखे हुआ है, हाँ तो हाँ, एक थोड़ा सा मिनट। मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि 2 प्रकार की एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं भारत सरकार से के पदों के लिए। पहला एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स के लिए। वो किन पदों के लिए है? तो गजेटेड पदों के लिए है। मतलब गजेटेड और ग्रुप ए। ग्रुप बी में अगर गजेटेड पद हैं, गजेटेड पोस्ट हैं, तो उसके लिए अलग प्रावधान है, या फिर ग्रुप ए के लिए। तो इन दोनों केस में केवल 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। और आप देखते होंगे, क्योंकि एसकेएल 1 जो है ग्रुप ए के इक्विवेलेंट माना जाता है बैंक में जो है, तो इसलिए राजभाषा अधिकारी के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे भी ओनली फ्लैट 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एसएससी के लिए, सॉरी, बैंक ऑफिसर्स, बैंक राजभाषा अधिकारी के लिए अगर 30 साल एज लिमिट है, तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अर्थात कि आपको 35 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 5 + 3 और 8 साल ऐड कर लीजिए। अगर एससी एसटी से हैं तो 5 + 5 10 साल ऐड कर लीजिए। ये तो हो गई बात राजभाषा अधिकारी और स्केल 1 के लिए। अब हम आते हैं अपने एसएससी जेटीओ के लिए। तो एसएससी जेटीओ में क्या होता है,
ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गजेटेड के लिए एक प्रावधान है। वो प्रावधान क्या है? टोटल एज, मान लीजिए कि आप जो है 38 एज के एज में आप रिटायर हो गए हैं इंडियन नेवी से, या फिर 40 साल के एज में आप रिटायर हो गए इंडियन एयरफोर्स से या इंडियन आर्मी से। तो 40 साल अगर एज माने तो 40 साल टोटल माइनस टोटल सर्विस रेंडर्ड, मतलब आप कितना सर्विस किए। मान लीजिए कि आप सर्विस किए 20 साल, तो 40 में से 20 गया, कितना हुआ? 20 बचा, प्लस 3 इयर्स और ऐड कर दीजिए, मतलब कि आपकी आयु इस पद के लिए कितनी हुई? तो 23 साल हुई। इस पद के लिए टोटल एज मैक्सिमम लिमिट कितना है? 30 साल है, और आपकी आयु कितनी कंसीडर की जाएगी? 30 कंसीडर की जाएगी। सिमिलरली आप अगर 38 इयर्स में अगर इंडियन नेवी से रिटायर हुए तो 38 माइनस 15 कितना हुआ? उसमें 3 ऐड कर दीजिए, जितना एज हुआ आपकी आज के डेट में वर्तमान आयु मानी जाएगी। किसके लिए? इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। होप आपका डाउट क्लियर है। और 3 साल का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 3 साल ही अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करते रहें जब तक आप योग्य हैं, जब तक आपका अपर एज लिमिट नहीं क्रॉस हो जाता है, तब तक आप अलग अलग पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन हमेशा है। अगर कोई एक सर्विसमैन एक बार एज रिलैक्सेशन ले लिया एसएससी के माध्यम से या आईबीपीएस के माध्यम से, उसने अगर ज्वाइन कर लिया कहीं पे, उसके बाद फिर दोबारा भी वो एज रिलैक्सेशन ले सकता है। उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कभी किसी को दिक्कत होती है, किसी भी एक सर्विसमैन को दिक्कत होती है, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 7007023512 7007023512 मेरा मोबाइल नंबर है। और किसी भी एक सर्विसमैन को कभी भी दिक्कत आती है एज रिलेक्शन से रिलेटेड, आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ये जानना था सर, जो हम सेल्फी लेंगे तो सर उसमें बैकग्राउंड तो कुछ जरूरी तो नहीं है सर कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए? हैं। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, दैट विल बी मच बेटर। मतलब ये ओके सर। अवॉइड कीजिए पार्क में या फिर मतलब ग्राउंड में बैकग्राउंड में आपका अलग अलग मल्टीपल कलर्स के पिक्चर्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। सीनरी नहीं आना चाहिए। आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि प्लेन बैकग्राउंड हो, लाइट कलर का हो तो मच बेटर। ओके सर। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ओके सर। चलिए ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन आंसर सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे, और हम आज का जो आगे की का सत्र है उसको हम जारी करते हैं। अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद।